आज आपको इस पाठ को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम इस पाठ को बड़े ही अनोखे ढंग से समझने वाले हैं। पाठ का नाम जॉर्ज पंचम की नाक, लेखक का नाम कमलेश्वर। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये कहानी है जॉर्ज पंचम की। जॉर्ज पंचम की भी नहीं बल्कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के बारे में, और वो भी उस मूर्ति की नाक के बारे में। लेकिन उससे पहले समझो कि जॉर्ज पंचम है कौन। जॉर्ज पंचम हमारे ही देश में किसी समय शासन किया करते थे। अब वो शासन कब करते थे? ये टाइम है अंग्रेजों के टाइम का, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था 1947 से पहले का, उस समय का जो भारत था, उस समय ये जॉर्ज पंचम शासन किया करते थे हमारे देश पर। अंग्रेजों के समय था, अंग्रेजों के समय में इनकी तूती बोलती थी, यानी इन्हीं की ही चलती थी, यूं कह सकते हो। उस समय तक तो चल गया, लेकिन कुछ समय के बीतने के बाद हमारा देश आजाद हो गया, और उसके भी काफी टाइम के बाद इंग्लैंड की एक महारानी, रानी एलिजाबेथ, वो अब हमारे देश में आने वाली है। अब आने वाली है तो उसके लिए तैयारियां की गई। तैयारियां तो की गई, लेकिन जहां वो आने वाली है यानी दिल्ली में, वहां पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है जिसकी नाक टूटी पड़ी है, यानी कि वो अब नहीं है। नाक नहीं होने का मतलब भी ध्यान से सुन लो। नाक न रहना ये एक मुहावरा है जिसका प्रयोग इस बार यानी इस पाठ में लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। नाक न रहने का मतलब होता है, मतलब इज्जत नहीं रहना। लेकिन वहां की जो मूर्ति लगी हुई थी, यानी दिल्ली में जो मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति की नाक एक्चुअल में भी नहीं थी। उनकी इज्जत तो अब कहां रही होगी वो तो आपको पता ही है। जॉर्ज पंचम अब हमारे देश के तो है नहीं जिनकी हम इज्जत करें, लेकिन लेकिन एक्चुअल में भी नाक नहीं थी। ये दोनों का जो वर्ड प्ले किया है इन्होंने लेखक ने, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यानी जब जब ये बात आएगी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, इसका मतलब यही समझना कि उनकी इज्जत नहीं थी, और एक्चुअल में भी उनकी नाक नहीं थी मूर्ति पर। तो ये दोनों बातों का मिश्रण करते हुए लेखक ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। तो उसको उसके ऊपर ये पूरा पाठ है। रानी एलिजाबेथ यहां पर आ रही है और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है। जॉर्ज पंचम उन्हीं के देश के हैं, इसीलिए रानी एलिजाबेथ को बुरा लग सकता है कि उनकी मूर्ति पर उनकी नाक नहीं है। इसीलिए उनको बुरा ना लगे, हिंदुस्तान वासी किस तरीके से, हिंदुस्तान वासी ही नहीं, हिंदुस्तान के अधिकारी कह सकते हो, हिंदुस्तान के जो अधिकारी थे वो किस तरीके से इस चीज को हैंडल करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी है, और इंग्लैंड की रानी बहुत सी हुई हैं, और उन बहुत सी में भी रानी एलिजाबेथ भी बहुत सी हुई हैं, मतलब एक नाम के कई हैं। तो उनमें रानी एलिजाबेथ जो द्वितीय है यानी दूसरी, वो अब हिंदुस्तान में दौरा करने वाली है, हिंदुस्तान में आने वाली है। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, यहां तक कि पाकिस्तान और नेपाल में भी। तो अब हिंदुस्तान वासी उनकी आवभगत के लिए, उनकी तैयारियों के लिए कि वो आने वाली है, उसके लिए बहुत सी तैयारियां करते हैं। अखबारों में इसी बात की खबर हर रोज छपने लगी, जैसे कि रानी एलिजाबेथ कब क्या क्या पहनने वाली है, क्या क्या खाने वाली है, इस तरह की चर्चाएं होने लगी। यहां तक कि उनकी जन्मपत्री भी छप गई, रानी एलिजाबेथ की पूरी जन्मपत्री अखबार में आ गई। और तो और उनके नौकरों बावर्चियों की जीवनियां तक छप गई। बात अखबारों तक ही सीमित नहीं थी, जहां रानी एलिजाबेथ आने वाली है यानी कि दिल्ली में, दिल्ली का तो कायापलट ही हो गया। दिल्ली की सड़कों को बिल्कुल नया बना दिया गया। नया क्या बना दिया गया? चमका दिया गया। इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बच्चों, रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान के अलावा और कहां कहां आने वाली थी, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसकी नाक टूटी कैसे? दरअसल जब ये मूर्ति बनी थी तब तो था अंग्रेजों का जमाना। समय बीतने पर हिंदुस्तान आजाद हो गया। तब हिंदुस्तान आजाद होने के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हो गई कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी है दिल्ली में, उसको हटा दिया जाए या रख लिया जाए। अब जैसा कि हर मुद्दे पर होता है कि कुछ लोग तो एग्री थे और कुछ लोग डिसएग्री थे। तो अब पहरेदार तैनात कर दिए गए। किसके चारों तरफ? किसके चारों तरफ? मूर्ति के चारों तरफ, कि जब तक फैसला नहीं आ जाता कि इस मूर्ति को रखना है या तोड़ना है, तब तक इस मूर्ति को कोई छेड़े ना, कोई हाथ ना लगाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए पहरेदार तैनात कर दिए गए। लेकिन था कोई मेरे जैसा एक, उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और जोर से मूर्ति पर मारा चुपके से। तो अब पत्थर लगा मूर्ति की नाक पर और वो नाक टूट गई। अब नाक टूट गई यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक कट गई। अब उन्हीं के देश की रानी, रानी एलिजाबेथ अब हमारे देश में आ रही है, और वो जब ये मूर्ति देखेगी, उसको जब दिखेगा कि जॉर्ज पंचम की नाक टूटी हुई है, तो उसे बुरा लग सकता है। तो अब क्या किया जाए? कमेटी बिठाई गई। कमेटी में फैसला हुआ कि एक मूर्तिकार को बुलाया जाए, मूर्तिकार से दोबारा नाक बनवाई जाए और वहां पर फिट कर दी जाए, जिससे दिखे नहीं, समझ में ना आए कि नाक टूटी हुई थी पहले। बच्चों, किसी भी तरह की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। मूर्ति पर नाक लगाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार भी तैयार था। मूर्तिकार वैसे भी पैसे से लाचार था। पैसे से लाचार मतलब उसे हर कीमत पर यह काम करना ही था, क्योंकि अगर वो ये काम करता है तो कुछ पैसे उसे मिल जाते। तो
अब उसने सिर्फ एक ही डिमांड की, वो ये डिमांड ये थी कि मैं मूर्ति पर नाक तो लगा दूंगा, पर मुझे वो फाइल दे दो जिसमें ये लिखा हो कि ये मूर्ति कब बनी थी और पत्थर कहां से लाया गया था। तो उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी, कमेटी वालों ने जो ड्यूटी लगा दी। तो खोजबीन के बाद बदकिस्मती से वो फाइल मिली ही नहीं। बहुत प्रयास किया, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार, उसने एक सजेशन दिया कि कोई बात नहीं, फाइल नहीं मिली तो मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और जो भी पत्थर इससे मिलता जुलता होगा उससे मैं नाक बना दूंगा। लेकिन बदकिस्मती उसकी और भी थी। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान के हर एक पत्थर को, हर एक पहाड़ को चेक कराया, लेकिन मूर्ति पर जो पत्थर लगा था वो उससे मैच करता हुआ ना मिला। अब बेचारा क्या करे? बच्चों, वो तो जो करेगा, लेकिन आप ये बताओ कि हिंदुस्तान के कौन से एरिया में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी? देखते हैं कितने बच्चे सही सही उत्तर देंगे। अब क्या किया जाए? कमेटी फिर से बैठी, मीटिंग फिर बुलाई गई। मीटिंग में जब कोई भी सुझाव ना आया तो मूर्तिकार जो पैसे से लाचार, अब उसी ने ही एक सजेशन दिया। लेकिन जब उसने ये कहा कि मैं जो बता रहा हूं वो कानो कान किसी को खबर ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए, तो दरवाजे बंद करके जो उसने सुझाव दिया वो थोड़ा हैरानीजनक था। उसने कहा कि हिंदुस्तान में जितने भी नेता हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, तो अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं उनकी नाक उतार कर यहां फिट कर दूं? ये बात उन कमेटी के जो मेंबर्स थे, अधिकारी थे, उन सब के लिए आश्चर्यजनक था। लेकिन हैरानीजनक बात यह है कि उन्होंने इजाजत दे दी। अब मूर्तिकार फिर भ्रमण पर चला गया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक का नाप उसके पास था ही, तो अब वह जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे हिंदुस्तान में, जितने भी उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, यानी कि जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार पटेल, इस तरह के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी या जितनी भी मूर्तियां थी, उन सब की मूर्तियां जो हमारे लिए इतने रिस्पेक्टेड हैं, उनकी मूर्तियों के पास चला गया और नाप लेने लगा। जब सब मूर्तियों पर देखाया, जांच आया, तब आकर उसने कमेटी मेंबर्स को कहा कि मैं सारी मूर्तियों को देखाया, नाप मेरे पास था, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक से बाकियों की नाक बड़ी निकली। अब जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी इस और बाकियों की नाक बड़ी निकली का मतलब समझ रहे हो ना? यानी उनकी इज्जत कहीं ज्यादा थी। ये बात लेखक ने थोड़ा घुमा फिरा कर कहा है, तो इसको समझना। तो अब उसने एक और सजेशन दिया। क्यों? क्योंकि मूर्तिकार पैसे से लाचार। उसने एक और हैरानीजनक सजेशन दिया, यानी सुझाव दिया। वो सुझाव ये था कि सन 1942 में हिंदुस्तान के बच्चे भी शहीद हुए थे, तो उनकी मूर्तियां भी बिहार में लगी हुई हैं, तो अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं उसकी वगैरह वगैरह, इस तरह से कहते कहते सब कमेटी मेंबर समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है, तो उसकी भी इजाजत उसको दे दी गई। अब वो चला बिहार की तरफ। बिहार में जब बच्चों की मूर्ति की नाक का नाप उसने लिया, आकर उसने बताया, हैरानीजनक बात उसने ये बताई कि उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब फिर से कमेटी बैठी, फिर से मीटिंग बुलाई गई। जब मीटिंग में कोई भी सुझाव और नहीं मिल पाया तो मूर्तिकार पैसे से लाचार, अब उसी ने ही एक सजेशन दिया। बड़ा ही शर्मसार सजेशन था। कहने लगा कि मैं 40 करोड़ में से किसी की जिंदा नाक अगर मूर्ति पर लगा दूं, तो मतलब उस समय की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ थी, उन 40 करोड़ जनसंख्या में से किसी की जो नाक उसी नाप से फिट बैठती है, तो उसकी जिंदा नाक काट कर उस पर अगर लगा दी जाए तो ये एक बहुत ही शर्मसार सजेशन था। लेकिन उससे भी शर्मसार बात तो यह थी कि अधिकारियों ने इस बात को मान भी लिया। नाक लगाने से पहले आसपास के तालाब को सुखाकर साफ करके ताजा पानी डाला गया। ताजा पानी इसलिए ताकि वातावरण में नमी बनी रहे, जिससे नाक सूख ना पाए। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन रानी एलिजाबेथ आने वाली है। अब आगे की कहानी अखबारों में छपी। अखबार में छपा कि जॉर्ज पंचम की ऐसी नाक लगाई गई है जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। सचमुच उस दिन हिंदुस्तान की नाक कट गई थी। तो बच्चों, आपने इस कहानी को फील किया तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बात करते हैं कि लेखक का इस कहानी को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। लेखक कहना चाहता है कि हमें अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी नाक कटवा कर तो नहीं, अपनी इज्जत गवा कर तो नहीं। बच्चों, ये पाठ आपको पसंद आया तो इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना मत भूलना, क्योंकि उसमें आपको और भी मजा आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऑलरेडी दे चुका हूं। अब आपका होगा इसी पाठ से एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप इस पाठ को अच्छे से सुन चुके हो, समझ चुके हो, तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? बच्चों, आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। पहला प्रश्न, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? ऑप्शन ए धन का, ऑप्शन बी महानता का, ऑप्शन सी इज्जत का, ऑप्शन डी सुंदरता का। आपके 5 सेकंड, 5 4
3, 2, 1, 0 सही उत्तर है इज्जत का। अगला प्रश्न आपके सामने। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय, ऑप्शन डी प्रेमचंद। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए नालायक बच्चों का, ऑप्शन बी सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का, ऑप्शन सी खेल में प्रथम आने वाले बच्चों का, ऑप्शन डी शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाले बच्चों का। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। अंत में मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट पर कैसी नाक लगाने का निर्णय लिया था? ऑप्शन ए जिंदा नाक लगाने का, ऑप्शन बी पत्थर की नाक लगाने का, ऑप्शन सी कागज की नाक लगाने का, ऑप्शन डी प्लास्टिक की नाक लगाने का। आसान सा प्रश्न। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए जिंदा नाक लगाने का। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। बच्चों इसी पार्ट के एमसीक्यू प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा जरूर देख लेना। और आपके लिए खुशखबरी है, आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।